वेलकम टू ई ज्ञान। चलिए आज हम लोग इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में एक डेरिवेशन आज और करके देखते हैं। और अब हम लोग इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का इस बार जो डेरिवेशन लेने वाले हैं वो हैं विथ इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन लॉसेस। मतलब हम ट्रांसमिशन लॉसेस को भी कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन लॉसेस जो होते हैं वो पूरे जो नेटवर्क रहता है अपना ट्रांसमिशन नेटवर्क, उसमें जो लॉसेज रहते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 15% ऑफ टोटल लोड रहता है। इसका मतलब इतने ज़्यादा अमाउंट में जो होते हैं वो ट्रांसमिशन लॉस होते हैं, जो हमारे टोटल लोड का इतना ज़्यादा परसेंटेज वो कवर करते हैं। इसलिए हम लोग ट्रांसमिशन लॉसेस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो सपोज मान लें कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे जनरेटिंग स्टेशंस हैं अलग अलग, जहाँ पे पहले जनरेटिंग स्टेशन का आउटपुट पावर P1 है, दूसरे जनरेटर का आउटपुट पावर P2 है, ऐसी सो ऑन जो अलग अलग जनरेटर्स हैं उसमें P3 P4 अप टू Pn। इतने सारे हमारे पास जनरेटिंग स्टेशन है और हमारे पास यहाँ पर एक लोड है जिसकी डिमांड PR है, मतलब रिसीव्ड पावर। इस पॉइंट पर जो रिसीव होने वाली पावर है वो PR है। तो अब ये सारे जो जनरेटर्स हैं इन सब की जो इनपुट कॉस्ट जो रहती है, मतलब उसमें जो इनपुट देना है उनकी एफिशिएंसी जो रहती है वो अलग अलग रहती है। तो किस जनरेटर से हम कितना पावर आउटपुट लें कि हमको इस लोड की रिक्वायरमेंट पूरी तरह से फुलफिल हो जाए और वो मोस्ट इकोनॉमिकल भी हो, मतलब हमको सबसे कम रेट में सबसे कम कॉस्ट उसकी लगे। इसको अपन बोलते हैं इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। और चूंकि हम लोग अलग अलग पावर स्टेशन ले रहे हैं जो कि ट्रांसमिशन लाइन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, एक ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्टेड हैं, तो उस ट्रांसमिशन सिस्टम में पावर लॉसेस भी होंगे, क्योंकि जो जनरेटिंग स्टेशन सबसे ज़्यादा दूर होगा वहां से लोड तक पहुंचने में सबसे ज़्यादा पावर लॉसेस होंगे। जो जनरेटिंग स्टेशन सबसे पास में होगा वहां से पावर को ट्रांसमिट करने में लॉसेस थोड़े कम होंगे। तो हमको लॉसेस को भी कंसिडर करना है और साथ ही साथ इनकी एफिशिएंसीज को भी कंसिडर करना है कि कौन सा जो है वो सबसे कम कॉस्ट में हमको पावर आउटपुट देता है। तो इन सबको इंक्लूड करते हुए हम एक डेरिवेशन लेंगे कि यदि हमारे पास इतनी पावर की रिक्वायरमेंट है PR के बराबर, तो किस किस जनरेटर से कितनी कितनी पावर हमको आउटपुट लेना है, कौन कौन कितनी पावर सप्लाई करेगा, ये हमारा रहेगा एक्चुअल में इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का डेरिवेशन। जो हमारा इकोनॉमिक लोड डिस्पैच रहेगा वो इसी चीज को इंक्लूड करेगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ पावर स्टेशन हैं, जनरेटिंग स्टेशन जो है वो कितने हैं, n है, और वो काफी दूर दूर लोकेटेड हैं और उतनी दूर से लोड तक पावर पहुंचाने में कुछ न कुछ पावर लॉसेस हो रहे हैं। तो सबसे पहले अपन कंसीडर करते हैं PR मतलब है पावर रिक्वायर्ड एट पॉइंट P। ठीक है, कि पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर कितनी पावर रिक्वायर्ड है उसको अपन डिनोट कर रहे हैं PR से। P1 है पावर जनरेटेड बाय फर्स्ट जनरेटिंग स्टेशन। जो फर्स्ट जनरेटिंग स्टेशन होगा वो कितनी पावर जनरेट कर रहा है। जनरली अपन पावर जनरेटेड को मेगावाट में लेते हैं, अपन मेगावाट किलोवाट किसी में भी ले सकते हैं, पर नॉर्मली मेगावाट में रहता है। F1 क्या है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इनपुट पर आवर फॉर फर्स्ट जनरेटिंग स्टेशन। मतलब कि पहला जो जनरेटिंग स्टेशन है जो इतनी पावर आउटपुट को जनरेट कर रहा है, जितनी पावर को आउटपुट में हमको दे रहा है, वो कितनी कॉस्ट ऑफ फ्यूल इनपुट उसके लिए है, मतलब कि इनपुट में हम उसको कितने कॉस्ट सप्लाई कर रहे हैं उसको डिनोट करता है F1। F जो है वो फ्यूल को डिनोट करता है और हम लोग फ्यूल को कैलोरी वगैरह में कैलकुलेट करने के बजाय अपन डायरेक्ट उसकी कॉस्ट में, मतलब रुपीज में अपन उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जनरली F की जो यूनिट होती है वो रुपीज पर आवर रहती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इनपुट पर आवर, तो रुपीज पर आवर के फॉर्म में अपन लोग F को लेते हैं। सिमिलरली P2 जो है वो सेकंड जनरेटिंग स्टेशन की पावर जनरेटेड है, कि सेकंड जनरेटिंग स्टेशन कितना पावर आउटपुट दे रहा है। F2 जो है वो सेकंड जनरेटिंग स्टेशन की कॉस्ट इनपुट पर आवर है, कि उसमें इनपुट में कितनी हमको फ्यूल लग रही है और उतने फ्यूल की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, मतलब हम कितना फ्यूल इनपुट में दे रहे हैं अपन वो नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम जितना फ्यूल दे रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है रुपीज में उसको कन्वर्ट कर लेंगे और पर आवर के बेसिस पे निकालेंगे, तो वो हो जाएगा F2। सिमिलरली P3 F3 P4 F4 करते हुए टोटल हमारे पास n नंबर ऑफ जनरेटिंग स्टेशन हैं। तो Pn जो होगा वो nth जनरेटिंग स्टेशन का पावर जनरेटेड होगा और Fn जो होगा वो कॉस्ट ऑफ फ्यूल इनपुट पर आवर फॉर nth जनरेटिंग स्टेशन रहेगा। तो ये हम लोगों ने इतना अज्यूम कर लिया है। ठीक है, इससे हमको क्या पता चलता है, सबसे पहले अपन लोग ये निकालते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल इनपुट पर आवर कितनी है। मतलब हम जितनी भी फ्यूल को इनपुट में दे रहे हैं उस फ्यूल की कॉस्ट के फॉर्म में हम इनपुट को कन्वर्ट कर लेते हैं, कि हम फ्यूल को किलोग्राम में कैलकुलेट नहीं करेंगे, टन्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उसकी कॉस्ट में कैलकुलेट कर लेंगे कि हमको इतने रुपए की फ्यूल जो है वो इनपुट में देनी पड़ रही है। तो टोटल कितने रुपए का फ्यूल हमको देना पड़ रहा है पर आवर में, तो वो हो जाएगा इन सब का टोटल। यहां पर हमने जो अज्यूम किया था F1 F2 F3 उन सबको अपन ने ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल इनपुट पर आवर के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, उसको अपन ने नाम दे दिया FT, टोटल कॉस्ट।
इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn। क्लियर है? उसके बाद हम निकालते हैं टोटल पावर रिसीव्ड एट पॉइंट P। ठीक है, पावर रिसीव्ड जो पावर रिक्वायर्ड थी हम लोगों ने यहां पर अज्यूम किया था, देखिए PR पावर रिक्वायर्ड एट पॉइंट 2, तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी पावर की उतनी ही पावर उस पॉइंट पर रिसीव होगी। तो ये हमने लिखा है टोटल पावर रिसीव्ड एट पॉइंट P, कितनी है वो PR, वो कितनी होगी जितनी पावर जनरेट हो रही है, P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn, लेकिन कुछ ना कुछ पावर लॉस भी हो रहा है, वो हो गया माइनस PL। तो जो पावर लॉस होगा उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। तो हम इतनी पावर जनरेट करेंगे सारे जनरेटिंग स्टेशन से कि वो पावर लॉस को भी फुलफिल करे और साथ ही साथ जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पावर जो है वो लोड को सप्लाई भी कर पाए। तो ये हो गए हमारे पावर आउटपुट ऑफ ऑल द पावर प्लांट्स माइनस टोटल लॉसेस ऑकर्ड इन द ट्रांसमिशन लाइन। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn माइनस PL। जहां पर क्या है, देखिए यहां पर लिखा है मैंने, वेयर PL इज द लॉस ऑकरिंग इन द टोटल ट्रांसमिशन नेटवर्क। टोटल ट्रांसमिशन नेटवर्क जो इन सारे पावर प्लांट्स को कवर करता है, उन सब में होने वाला पावर लॉस जो है वो PL है। तो टोटल पावर आउटपुट माइनस पावर लॉस इज इक्वल टू पावर रिसीव्ड एट द लोड। क्लियर है? तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो PL होता है वो क्या रहता है, तो PL के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है और उसको अपन डिराइव भी कर चुके हैं पहले ही, कि PL जो होता है वो एक्चुअल में P1 B11 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर B22 प्लस 2P1 P2 B12 एंड ऐसे सो ऑन, मतलब यदि बहुत सारे जनरेटिंग स्टेशंस हैं तो ऐसे करके वो उसका एक्सप्रेशन आगे बढ़ता जाता है। यदि ये जो एक्सप्रेशन है ये 2 पावर प्लांट के हिसाब से यहां पर मैंने लिखा है। यदि 2 पावर प्लांट है जिनका आउटपुट P1 और P2 है तो उसमें टोटल कितना पावर लॉस होगा उसका ये एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब क्या है, जो पावर लॉस होता है वो आउटपुट ऑफ प्लांट 1 पे भी डिपेंड करता है, यही पावर लॉस आउटपुट ऑफ प्लांट 2 पे भी डिपेंड करता है, और कुछ कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं तो ये हमेशा फिक्स रहते हैं पर्टिकुलर ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए। इसका एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको रिवाइज अभी नहीं करूंगा। आप लोग और वीडियोस जब मेरे देखेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर हमको क्या मिल रहा है, देखिए यहां पर मैंने वही चीज लिखी कि पावर लॉस इज फंक्शन ऑफ आउटपुट ऑफ प्लांट 1, आउटपुट ऑफ प्लांट 2 एंड सो ऑन, आउटपुट ऑफ ईच पावर प्लांट पर वो डिपेंड करता है। पावर लॉस इसका एक फंक्शन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा एम क्या है, एक्चुअल में हम इसमें डिराइव क्या करना चाहते हैं। तो अवर एम इज टू हैव मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टी मतलब टोटल कॉस्ट। ठीक है, फ्यूल की इनपुट की जो कॉस्ट है, इनपुट फ्यूल की जो कॉस्ट है वो हमको चाहिए मिनिमम होनी चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ PR। मतलब यदि PR हमको पता है कि इतनी पावर रिक्वायर्ड है, PR की वैल्यू यदि फिक्स है, रिसीव्ड पावर या लोड की जो डिमांड है यदि वो फिक्स है, तो इतनी पावर यदि हम उस लोड को सप्लाई करें तो हमको जो टोटल कॉस्ट लगेगी फ्यूल की वो मिनिमम होनी चाहिए। ये हमारा एम रहेगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो लोड की डिमांड है वो हमेशा फिक्स है, PR के बराबर है, और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी जो टोटल इनपुट कॉस्ट है फ्यूल की वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ FT के लिए DFT जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि अपन ने मिनिमम मैक्सिमम वाला जो फंक्शन स्कूल टाइम में मैथमेटिक्स में पढ़ा था वो यही कहता है कि किसी भी फंक्शन को मैक्सिमम होने के लिए, मिनिमम होने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं वेरिएबल के रिस्पेक्ट में और उसको इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो हमको एक कंडीशन मिलती है, उस कंडीशन से फिर हम निकालते हैं कि वो मैक्सिमा कब होगा और मिनिमा कब होगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक हमारा हो गया। अब इसके आगे अपन करते हैं, अपन निकालते हैं DFT और इसको इज इक्वल टू करते हैं 0 पे। चलिए, तो मैं यहां पर अब स्टार्ट कर रहा हूं DFT की वैल्यू को फाइंड करना। तो चलिए अपन फाइंड करते हैं व्हाट इज DFT। तो DFT जो होता है वो होता है, मैथमेटिकल मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, डॉ FT अपॉन डॉ P1 dP1 प्लस डॉ FT अपॉन डॉ P2 dP2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। जितने भी हमारे पास जनरेटर्स या जनरेटिंग स्टेशन होंगे उन सब के रिस्पेक्ट में अपन उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते जाएंगे और लास्ट में हमारा डॉ PN इंटू DPN हो जाएगा। ठीक है, ये प्योरली मैथमेटिकल है, इसमें अपना पावर सिस्टम से कोई रिलेशन नहीं। मैथमेटिक्स में हम लोग यदि किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि डॉ FT अपॉन डॉ P1 या डॉ FT अपॉन डॉ P2 की वैल्यू क्या होती है। एक बार और उसको फटाफट जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें। तो देखिए हमने ऐसा इसको
किया था कि ये जो पहला टर्म है, यदि मैं सिर्फ इसको लेता हूं, बाकी का टर्म बिल्कुल सिमिलर वे में अपन लिख पाएंगे। तो मैं पहले टर्म को लिखता हूं डॉ एफ टी अपॉन डॉ पी वन, तो ये हो गया डॉ एफ टी अपॉन डॉ पी वन। यदि अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ टी की वैल्यू तो हमने अभी भी लिखी थी इसके पहले कि एफ टी क्या होता है, तो देखिए मैंने डॉ अपॉन डॉ पी वन लिखा और एफ टी की वैल्यू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री अप टू एफ एन, ये टोटल हो गया है। ठीक है, एफ टी मतलब टोटल था, तो एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री ऐसे करके हमने टोटल निकाल लिया। उसके बाद इस ब्रैकेट को अंदर खोल के इन सबको डिफरेंशिएट करते हैं अपन लोग, तो ये डॉ एफ वन अपॉन डॉ पी वन हो जाएगा, ये डॉ एफ टू अपॉन डॉ पी वन हो जाएगा, फिर डॉ एफ थ्री अपॉन डॉ पी वन हो जाएगा। एंड सिमिलरली यदि हम सेम प्रोसेस को करते जाएं तो डॉ एफ एन अपॉन डॉ पी वन हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस डिफरेंशिएशन को, पार्शियल डिफरेंशिएशन को अंदर जाके सब में अप्लाई कर दिया है, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ठीक है, अब यदि हम इसी को आगे और डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, देखते हैं कि सेकेंड प्लांट के इनपुट की कॉस्ट वो हो गया है F2 विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का आउटपुट। तो हम जानते हैं कि सेकेंड प्लांट की जो फ्यूल का इनपुट है वो फर्स्ट के आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि फर्स्ट के आउटपुट पर सिर्फ फर्स्ट प्लांट के इनपुट की कॉस्ट डिपेंड करती है। ठीक है, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा वाला प्लांट कितनी पावर या कितनी इनपुट कॉस्ट ले रहा है ये पहले के आउटपुट पर डिपेंड नहीं करेगा। दूसरे पावर प्लांट की जो कॉस्ट होगी वो दूसरे पावर प्लांट के आउटपुट पर डिपेंड करेगा। मतलब यदि यहाँ पे डीपी2 होता तो वो हम डिफरेंशिएट निकालते हैं, लेकिन दूसरे प्लांट की जो कॉस्ट है वो पहले प्लांट के आउटपुट पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0। सिमिलरली तीसरे प्लांट की जो कॉस्ट होगी वो पहले प्लांट के आउटपुट पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए ये भी हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सिमिलरली आगे बढ़ते जाएं तो जितने भी अदर प्लांट्स होंगे उनकी इनपुट की कॉस्ट पहले के आउटपुट पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये सारे टर्म हो जाएंगे 0, तो ये सब हो जाएंगे 0। सिर्फ ये वाला एक टर्म है कि पहले की जो इनपुट कॉस्ट है वो पहले के आउटपुट पर डिपेंड करेगी। मतलब हम पहले से यदि कम आउटपुट लेना चाहते हैं तो कॉस्ट कम लगेगी, पहले से यदि अपन ज्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं तो उसमें कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। मतलब पहले की कॉस्ट पहले के आउटपुट पर डिपेंड करेगी। लेकिन यदि यहां पर अपन देखें, पहले से यदि मैं कम आउटपुट लेना चाहता हूं तो क्या दूसरे के कॉस्ट पर या इनपुट पर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यदि मैं पहले से ज्यादा आउटपुट लेना चाहता हूं तो भी दूसरे के इनपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसलिए ये सारे टर्म्स हो गए, उनका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उन पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सिर्फ F1 डिपेंड करता है P1 पर, तो इसलिए ये बचेगा सिर्फ dF1 अपॉन dP1। अब यदि ये सिर्फ dF1 अपॉन dP1 बचता है तो हम इसको लिख सकते हैं, पार्शियल को अपन फुल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि पहले प्लांट का जो इनपुट है वो सिर्फ पहले के आउटपुट पर डिपेंड करेगा और किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को फुल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि डॉ एफ टी अपॉन डॉ पी वन जो होगा वो इसके बराबर होगा डी एफ वन अपॉन डी पी वन के। सिमिलर वे में अपन लिख सकते हैं कि डॉ एफ टी अपॉन डॉ पी टू यदि मैं निकालना चाहूं, डॉ एफ टी अपॉन डॉ पी टू में निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा डॉ एफ टू अपॉन डॉ पी टू, और वही हो जाएगा फुल डिफरेंशिएशन डी एफ टू अपॉन डी पी टू के। सिमिलरली यदि मैं निकालना चाहूं डॉ एफ थ्री अपॉन डॉ पी थ्री तो वो हो जाएगा फुल डिफरेंशिएशन डी एफ थ्री अपॉन डी पी थ्री के, और वही होगा डॉ एफ टी अपॉन डॉ पी थ्री। ठीक है, और सेम वे में बाकी सारे प्लांट्स के लिए भी अपन सिमिलर वे में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको ये रिजल्ट्स जो मिलते हैं, इसी रिजल्ट्स को अपन को यहां पे पुट करना है। देखिए यहां पर क्या रिजल्ट है, डॉ एफ टी अपॉन डॉ पी वन डी पी वन है, तो डॉ एफ टी अपॉन डॉ पी वन हमने क्या निकाला है यहां से, देखिए वो है डी एफ वन अपॉन डी पी वन। तो मैं उसको पुट कर देता हूं, डी एफ वन अपॉन डी पी वन प्लस डॉ एफ टी अपॉन डॉ पी टू कितना निकाला हमने, डॉ एफ टी अपॉन डॉ पी टू निकाला हमने डी एफ टू अपॉन डी पी टू, तो मैं उसको भी पुट कर देता हूं, ये हो जाएगा डी एफ टू अपॉन डी पी टू एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता जाएगा। और लास्ट वाला जो टर्म आ जाएगा वो हो जाएगा डी एफ एन अपॉन डी पी एन मल्टीप्लाइड बाय डी पी एन। ये पूरी चीजें हैं डी एफ टी के बराबर, और हमको पता है कि फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ टी डी एफ टी शुड बी 0, तो ये पूरी चीजें हो जाएंगी वो 0 के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो अपन इसी को लिख देते हैं इज इक्वल टू 0 डी एफ वन अपॉन डी पी वन प्लस डी एफ टू अपॉन डी पी टू एंड सो ऑन डी एफ एन अपॉन डी पी एन
dPn इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ये हमारा डिफरेंशिएशन वाला जो टर्म था टोटल कॉस्ट का, वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पहुंचते हैं पी आर की वैल्यू पर। अब अपन लोग निकालने की कोशिश करते हैं। पी आर निकालेंगे तो टोटल रिसीव्ड पावर, और यदि हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं डीपीआर, तो वो कैसे निकलेगा? सेम प्रोसेस है, सेम मैथमेटिकल प्रोसेस करिए। डॉ पी आर अपॉन डॉ पी वन, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इंटू डी पी वन प्लस डॉ पी आर अपॉन डॉ पी टू इंटू डी पी टू एंड सो ऑन, डॉ पी आर अपॉन डॉ पी एन इंटू डी पी एन। ठीक है। अब इसमें भी अपन लोग एक कैलकुलेशन करते हैं कि सिर्फ जो पहला टर्म है, अपन ने पिछले जो टॉपिक पे जब डेरिवेशन किया था उसमें हम लोग इसको कैलकुलेट किए थे। एक बार फिर अपन करके देखते हैं। जो पहला टर्म है, यदि अपन सिर्फ इसको कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, ये क्या लिखा है? डॉ पी आर अपॉन डॉ पी वन। इसकी वैल्यू को अपन कैलकुलेट करते हैं, तो मैं उसी को कैलकुलेट कर रहा हूं। डॉ पी आर अपॉन डॉ पी वन, ये क्या होगा? चलिए अपन उसको देखते हैं। डॉ पी आर अपॉन डॉ पी वन। पी आर क्या है? पी आर हमने पहले भी देखा था कि पी आर जो है वो पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री अप टू पी एन माइनस पी एल था। ये देखिए यहां पर हम लोगों ने इसको लिखा है, व्हाट इज पी आर? इट इज टोटल पावर रिसीव्ड एट पॉइंट पी, और इसकी वैल्यू है पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री अप टू पी एन माइनस पी एल। तो वही चीज मैंने यहां पर की है। इसको अंदर ले गया तो डॉ पी आर अपॉन डॉ पी वन इंटू पी वन प्लस डॉ पी आर अपॉन डॉ पी वन पी टू प्लस डॉ पी थ्री डॉ पी एन अप टू पी एन तक जाएगा, माइनस पी एल था तो डॉ अपॉन डॉ पी वन पी एल हो गया। ठीक है। इसी को यदि अपन एक स्टेप और कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा डॉ पी वन अपॉन डॉ पी वन, ये आ गया। प्लस ये वाले को देखिए एक बार ध्यान से कि ये क्या है? ये है डॉ पी टू अपॉन डॉ पी वन। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ आउटपुट ऑफ प्लांट टू विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ आउटपुट ऑफ प्लांट वन। अब प्लांट वन से मुझे कितना आउटपुट चाहिए वो प्लांट टू के आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल भी। ये इन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। सिमिलरली थर्ड प्लांट का जो आउटपुट है वो फर्स्ट प्लांट के आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता। यदि मैं फर्स्ट प्लांट से कम आउटपुट लूं या फर्स्ट प्लांट से ज्यादा आउटपुट लूं, उससे प्लांट थर्ड का आउटपुट जरा भी डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन भी जीरो हो जाएगा। ऐसे करके सो ऑन सारे डिफरेंशिएशन जो होंगे वो जीरो होते जाएंगे। ये वाला टर्म में क्या आएगा? तो हम जानते हैं कि जो पावर लॉस होता है वो प्लांट वन के आउटपुट पर भी डिपेंड करता है, पावर लॉस प्लांट टू के आउटपुट पर भी डिपेंड करता है, और सो ऑन पावर लॉस जो होता है वो सारे प्लांट के आउटपुट पर डिपेंड करता है। इसलिए अपन इसको जीरो नहीं कर पाएंगे, इसको अपने को एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो यहां पर अपन ने उसको एज इट इज लिखा है। अब डॉ पी वन अपॉन डॉ पी वन तो वन होगा, तो ये लिख दिया अपन ने वन, माइनस ये सारे टर्म हो गए जीरो, माइनस डॉ पी एल अपॉन डॉ पी वन, तो ये बच गया। और ये किसके बराबर आया है? ये बराबर आया है डॉ पी आर अपॉन डॉ पी वन के बराबर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म का कैलकुलेशन। सिमिलरली जैसे हमने डॉ पी आर अपॉन डॉ पी वन निकाला, सेम डॉ पी आर अपॉन डॉ पी टू निकालें तो आ जाएगा वन माइनस डॉ पी एल अपॉन डॉ पी टू। यहां पर डॉ पी एल अपॉन डॉ पी वन आया था, यदि अपन ने पी वन के रिस्पेक्ट में किया था, टू के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहां टू आ जाएगा। सिमिलरली अपन डॉ पी आर अपॉन डॉ पी एन निकालें nth प्लांट के रिस्पेक्ट में, तो वन माइनस डॉ पी एल अपॉन डॉ पी एन आ जाएगा। इस प्रकार से अपन सारे के सारे टर्म्स को इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम जो डेरिवेशन कर रहे थे, हम जिस स्टेप पर पहुंचे थे एक बार फिर वहीं पर पहुंचे और यहां से वैल्यूज को पुट करना चालू करते हैं। चलिए, डॉ पी आर अपॉन डॉ पी वन कितना लाए थे अपन? तो ये लाए थे वन माइनस डॉ पी एल अपॉन डॉ पी वन। इसको पुट कर देते हैं, वन माइनस डॉ पी एल अपॉन डॉ पी वन मल्टीप्लाइड बाई ये वाला डी पी वन प्लस डॉ पी आर अपॉन डॉ पी टू। हमने क्या लिखा था? वन माइनस डॉ पी एल अपॉन डॉ पी टू, उसी को पुट कर दें तो ये वन माइनस डॉ पी एल अपॉन डॉ पी टू। ठीक है, ये वाला नहीं रहेगा, ये ऐसा रहेगा इंटू डी पी टू एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या है? डॉ पी आर अपॉन डॉ पी एन इंटू डी पी एन। तो लास्ट टर्म को अपन क्या लिखा था? वन माइनस डॉ पी एल अपॉन डॉ पी एन, उसी को पुट कर देते हैं तो जाएगा प्लस वन माइनस डॉ पी एल अपॉन डॉ पी एन इंटू डी पी एन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम जानते हैं कि जो हमारा पी आर की वैल्यू है, पावर रिसीव्ड है, वो वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है। हमने पहले ही ये एज्यूम किया हुआ है कि आवर एम इज टू हैव मिनिमम वैल्यू ऑफ 50 फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पी आर। मतलब कि पी आर की वैल्यू फिक्स है, पर्टिकुलर है,
और यदि पी आर की वैल्यू फिक्स रहेगी या पर्टिकुलर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी पी आर की वैल्यू, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो होगा। तो इसलिए हमने यहां पर पुट कर दिया है जीरो, और जो भी हमारे जो टर्म्स आए थे वो हमने यहां पर ऐसे करके कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिए हैं। अभी हमने करके देखा था कि इन सब की वैल्यूज ये आ रही थी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पूरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन में अपन मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा से, और लैम्डा अपन जानते हैं कि क्या होता है, वो होता है लैग्रेंज मल्टीप्लायर। यदि मैं इस पूरी इक्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, देखिए यहां पर जब मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इन सब टर्म्स को मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा लैम्डा, ठीक है, 1 माइनस डॉ पी एल अपॉन डॉ पी वन इंटू डी पी वन, वो मैंने पुट कर दिया, प्लस लैम्डा इंटू ये पूरी वैल्यूज, तो ये लैम्डा इंटू ये पूरे वैल्यूज हो गए, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म में मैंने लैम्डा को मल्टीप्लाई किया, लैम्डा 1 माइनस डॉ पी एल अपॉन डॉ पी एन इंटू डी पी एन इज इक्वल टू जीरो। ये जो यहां पर जीरो था उसको मैंने इस साइड में पुट कर दिया, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, और ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, मतलब ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसको माइनस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। तो देखते जाइए क्या क्या आएगा। यहां है पहला टर्म क्या है, डी एफ वन अपॉन डी पी वन इंटू डी पी वन है। यहां पहला टर्म क्या है, लैम्डा 1 माइनस डॉ पी एल अपॉन डॉ पी वन इंटू डी पी वन, दोनों में डी पी वन है पहले टर्म में। तो डी पी वन को पहले मैं कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये मैंने कॉमन निकाल लिया डी पी वन को। देखिए यहां से डी पी वन कॉमन निकाला तो बचा डी एफ वन अपॉन डी पी वन, तो ये मैंने लिख दिया डी एफ वन अपॉन डी पी वन, माइनस यदि मैं यहां से डी पी वन कॉमन निकालता हूं तो बचेगा लैम्डा ब्रैकेट में 1 माइनस डॉ पी एल अपॉन डॉ पी वन, तो वही मैंने लिखा है लैम्डा 1 माइनस डॉ पी एल अपॉन डॉ पी वन, क्योंकि सब्सट्रैक्ट कर रहे थे इसलिए बीच में माइनस का साइन आ गया, ठीक है। डीपी वन को कॉमन निकालते समय मैंने एक बड़ा ब्रैकेट यहां पे लगा दिया। सिमिलरली सेकंड टर्म क्या है, देखिए इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 थी हमारी, इस इक्वेशन 1 का हमारा सेकंड टर्म था डी एफ टू अपॉन डी पी टू। डीपी टू को अपन कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा डी एफ टू अपॉन डी पी टू। ये मैंने डीपी टू को कॉमन निकाला, ब्रैकेट लगाया, और अंदर में बचा डी एफ टू अपॉन डी पी टू माइनस, क्योंकि हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए माइनस लगाया। ये हमारा सेकंड इक्वेशन का सेकंड टर्म है। यहां से इस dp2 को हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो बचा क्या, लैम्डा 1 माइनस डॉ पी एल अपॉन डॉ पी टू, तो ये लिख दिया लैम्डा 1 माइनस डॉ पी एल अपॉन डॉ पी टू, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा लास्ट टर्म तक, और पूरा इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड में जीरो है, ठीक है। इक्वेशन 1 में भी जीरो था, इक्वेशन 2 में भी जीरो है, तो ये आ गया हमारा इतना, ठीक। अब इसी को अपने को सॉल्व करना है थोड़ा और आगे, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे टर्म्स का यदि समेशन इज इक्वल टू जीरो होता है तो वो सिर्फ तभी हो सकता है, LHS एक्सप्रेशन विल बी जीरो इफ ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन इज इंडिविजुअली जीरो। इसका मतलब क्या है कि यदि बहुत सारे टर्म्स को अपन जोड़ते हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और इनका यदि अपन ऐड कर रहे हैं और एडिशन जीरो आ रहा है, वो जीरो सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन इज जीरो होगा, मतलब कि इसका हर टर्म यदि जीरो के बराबर होगा तभी इनका एडिशन जो है वो जीरो आ सकता है। तो अपन हर टर्म को इंडिविजुअली जीरो कर करके देखें। चलिए मैं हर टर्म को इंडिविजुअली जीरो लिखता हूं। तो ये पहला टर्म है, उसमें से dp1 तो जीरो हो नहीं सकता, तो यही वाला टर्म बस जीरो होगा, तो मैं उसको लिखता हूं df1 अपॉन dp1, यहां से मैं उतारता जा रहा हूं, माइनस लैम्डा 1 माइनस डॉ पी एल अपॉन डॉ पी वन, और इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, बिकॉज dp1 जीरो नहीं हो सकता, dp2 जीरो नहीं हो सकता, तो ये टर्म जीरो होगा, ठीक है। ऐसे सो ऑन, आगे जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे के सारे टर्म्स जीरो होंगे। तो पहले मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, उसके बाद अपन आगे के टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे, चलिए, ठीक है। यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा df1 अपॉन dp1 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं, लैम्डा 1 माइनस डॉ पी एल अपॉन डॉ पी वन, इसको इधर ले आता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, df1 अपॉन dp1, इसको यदि मैं इधर लाता हूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस डॉ पी एल अपॉन डॉ पी वन इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा के, ठीक है। इस टर्म को यदि अपन एक नया नाम दे दें तो df1 अपॉन dp1 इंटू L1 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने इस टर्म को एक नया नाम दे दिया L1। व्हाट इज L1? L1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस डॉ पी एल अपॉन डॉ पी वन। L1 है तो यहां पर 1 आ रहा है, याद रखिएगा। पहले प्लांट का
यदि अपन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय में फर्स्ट प्लांट का रहेगा, और एल जो होता है ये कहलाता है पेनाल्टी फैक्टर। चूंकि 1 लिखा है तो ये हो जाएगा पेनाल्टी फैक्टर ऑफ प्लांट 1। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, तो देखिए ये डिपेंड करता है पावर लॉस पे और आउटपुट ऑफ प्लांट 1 पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा L1 इज इक्वल टू पेनाल्टी फैक्टर ऑफ प्लांट 1। ठीक है, सिमिलरली यदि हम सेम मेथड करते जाएं, है ना, सेम मेथड यदि अपन अप्लाई करते जाएं तो हम लोग लिखेंगे सिमिलरली dF2 अपॉन dP2 इंटू L2 इज इक्वल टू भी लैम्डा हो जाएगा। सिमिलरली dF3 अपॉन dP3 इंटू L3 इज इक्वल टू भी लैम्डा हो जाएगा, एंड सो ऑन। जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे टर्म्स में सेम रिजल्ट आएगा, dFn अपॉन dPn इंटू Ln इज इक्वल टू लैम्डा। मतलब सभी तरफ राइट हैंड साइड में एक सेम टर्म आ रहा है लैम्डा। ये क्या चीज है, ये कहलाता है सिस्टम लैम्डा हमारा। ठीक है, दिस इज नोन एज सिस्टम लैम्डा। क्लियर है? राइट हैंड साइड सबका सेम है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या आ रहा है, dF1 अपॉन dP1, dF2 अपॉन dP2, dF3 अपॉन dP3, dFn अपॉन dPn। ये क्या कहलाती है, ये वाले टर्म कहलाते हैं इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट। ठीक है, मतलब कि इनपुट के फ्यूल की कॉस्ट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ दैट प्लांट। ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट पर आवर पर मेगावाट, कॉस्ट पर आवर पर यूनिट आउटपुट। ठीक है, तो ये कहलाता है इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, dF अपॉन dP। ठीक है, इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्या हो रहा है, L क्या होता है हमारा पेनाल्टी फैक्टर, L2 हो जाएगा पेनाल्टी फैक्टर ऑफ प्लांट 2, L3 हो जाएगा पेनाल्टी फैक्टर ऑफ प्लांट 3, Ln हो जाएगा पेनाल्टी फैक्टर ऑफ प्लांट n। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस प्लांट की इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय प्लांट का पेनाल्टी फैक्टर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। थर्ड प्लांट का इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय थर्ड प्लांट का पेनाल्टी फैक्टर इज इक्वल टू फिर एक कांस्टेंट। उसी को हमने यहां पर लिखा है अपने वर्ड्स में कि प्रोडक्ट ऑफ फ्यूल कॉस्ट एंड पेनाल्टी फैक्टर ऑफ ऑल जनरेटिंग स्टेशन शुड बी कांस्टेंट एंड इक्वल टू सिस्टम लैम्डा। फ्यूल कॉस्ट कौन सी होगी, इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं आई, इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट एंड पेनल्टी फैक्टर ऑफ ऑल जनरेटिंग स्टेशन शुड बी कांस्टेंट एंड इक्वल टू जनरेटिंग स्टेशन। मतलब कि इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट ऑफ ईच प्लांट, जैसे कि dF1 अपॉन dP1 इंटू L1 सभी प्लांट के लिए, तो dF2 अपॉन dP2 इंटू L2 ये इज इक्वल टू होगा dF3 अपॉन dP3 इंटू L3 एंड सो ऑन। जितने भी प्लांट्स होंगे उतने बार अपने को यही टर्म लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू ए कांस्टेंट विच इज नोन एज सिस्टम लैम्डा। ये इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर प्लांट है, फर्स्ट प्लांट की। ये इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट ऑफ ओनली सेकंड प्लांट है, ये इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट ऑफ ओनली थर्ड प्लांट है। ये जो है ये पूरे सिस्टम का लैम्डा है। ठीक है, मतलब कि 1 मेगावाट किसी प्लांट के आउटपुट को मैं बढ़ाता हूं तो इतनी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। 1 मेगावाट यदि मैं सेकंड प्लांट का आउटपुट बढ़ाता हूं तो मुझे इतनी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। 1 मेगावाट यदि मैं थर्ड प्लांट का आउटपुट बढ़ाता हूं तो मुझे इतनी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। ये कहलाती है इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट। सिस्टम लैम्डा क्या कहलाता है, 1 मेगावाट यदि मुझे पूरे सिस्टम का आउटपुट बढ़ाना है तो मुझे कितनी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, वो कहलाता है सिस्टम लैम्डा। तो ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेशन इक्वेशंस व्हेन वी आर कंसीडरिंग द लॉसेज ऑल्सो। तो इसका मतलब क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट एंड पेनल्टी फैक्टर ऑफ ऑल द जनरेटिंग स्टेशन शुड बी कांस्टेंट एंड इक्वल टू सिस्टम लैम्डा। ये हो गया हमारा कंप्लीट डेरिवेशन। ठीक है, थैंक यू।